प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग भोर का तारा नामक एकांकी के भाग 2 को पढ़ते हैं। उज्जैनी में आर्य देवदत्त का भवन है जिसमें अब शेखर और छाया रहते हैं। कमरा सजा हुआ और साफ है। दीवारों पर कुछ चित्र खींचे हुए हैं। कोने में धूपदान भी है। सामने तख्त पर चटाई और लिखने पढ़ने का सामान है। बराबर में एक छोटी चौकी पर कुछ ग्रंथ रखे हुए हैं। दूसरी ओर एक पीढ़ा है जिसके निकट मिट्टी की किंतु कलापूर्ण एक अंगीठी रखी हुई है। दीवार के भाग पर एक अलगनी है जिस पर कुछ धोतिया इत्यादि टंगी है। छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद और गांधीर्य का जिसमें स्त्री सुलभ सम्मिश्रण है। गृह स्वामिनी होने के नाते कमरे की कुछ वस्तुएं ठीक ठाक स्थान पर संभाल कर रख रही है, साथ ही कुछ गुनगुनाती भी जाती है। जाड़ा होने के कारण तापने के लिए उसने अंगीठी में अग्नि प्रज्वलित कर दी। उसकी पीठ द्वार की ओर है। अपने कार्य और गान में इतनी संलग्न है कि बाहर पैरों की आवाज नहीं सुनाई देती। अर्थात रंगमंच की दशा इस प्रकार है। छाया गीत गाती है, प्यार की है क्या पहचान, चांदनी का पाकर नव स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान। पवन की परम सलील की लहर नृत्य में हो जाती लयमान। सूर्य का सुन कोमल पदचाल, फूल उठता चिड़ियों का गान। तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोए प्राण। प्यार की है क्या पहचान, अर्थात इस प्रकार का गीत छाया गा रही है। धीरे से शेखर का प्रवेश। कंधे और कमर पर ऊनी दुशाला है। बगल में ग्रंथ, गले में फूलों की माला है। द्वार पर चुपचाप खड़ा होकर मुस्कुराते हुए छाया का गीत सुनता है। शेखर थोड़ी देर बाद धीरे से कहता है, छाया। छाया नहीं सुन पाती है, गाना जारी है। फिर कुछ समय बाद शेखर कहता है, छाया। छाया चौंक कर खड़ी हो जाती है, मुख फेर कर ओह। शेखर ने कहा, छाया तुम्हें एक कहानी मालूम है? छाया ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, कौन सी? शेखर ने कहा, एक बहुत सुंदर सी। छाया ने कहा, सुने कैसी कहानी है? शेखर ने बैठकर कहा, एक राजा के यहाँ एक कवि रहता था, युवक और भावुक। राजभवन में सब लोग उसे प्यार करते थे। राजा तो उस पर निछावर था। रोज सुबह राजा उसके मुंह से नई कविता सुनता था, नई और सुंदर कविता। फिर छाया ने कहा, पीढ़े पर बैठ जाती है, चिबुक को हथेली पर टेकती है। फिर शेखर कहता है, परंतु उसमें एक बुराई थी। छाया ने पूछा, क्या? शेखर बोला, कभी अपनी कविता केवल सुबह के समय सुनाता था। यदि राजा उससे पूछता कि तुम दोपहर या संध्या को अपनी कविता क्यों नहीं सुनाते, तो वह उत्तर देता, मैं केवल रात के तीसरे पहर में कविता लिख सकता हूँ। फिर छाया ने कहा, राजा उससे रुष्ट नहीं हुआ? शेखर ने कहा, नहीं। उसने सोचा कि कवि के घर चलकर देखा जाए कि इसमें रहस्य क्या है। रात का तीसरा पहर होते ही राजा वेश बदलकर कवि के घर के पास खिड़की के नीचे बैठ गया। छाया ने कहा, उसके बाद? शेखर ने बोला, उसके बाद राजा ने देखा कि कवि लेखनी लेकर तैयार बैठ गया। थोड़ी देर में कहीं से बहुत मधुर सुरीली स्वर राजा के कान में पड़ा। राजा झूमने लगा और कवि की लेखनी आप से आप चलने लगी। छाया ने कहा, फिर? शेखर बोला, फिर क्या? राजा महल को लौट आया और उसके बाद उसने कवि से कभी यह प्रश्न नहीं पूछा कि वह सुबह ही क्यों कविता सुनाता था। भला बताओ तो क्यों नहीं पूछा? छाया ने कहा, बताऊं? शेखर ने कहा, हाँ। छाया बोली, राजा को यह मालूम हो गया था कि उस गायिका के स्वर में ही कवि की कविता थी। और बताऊं? खड़ी हो जाती है। शेखर मुस्कुराता हुआ बोला, छाया तुम? छाया ने टोक कर शीघ्रता और चंचलता के साथ कहा, वह गायिका और कोई नहीं, उस कवि की पत्नी थी। और बताऊं, उस कवि को कहानी सुनाने का बहुत शौक था, झूठी कहानी। और बताऊं, उस कवि के बाल लंबे थे, कपड़े ढीले ढाले, गले में उसके फूलों की माला थी, माथे पर। इस बीच में शेखर की मुस्कुराहट हल्की हंसी में परिणत हो गई है, यहाँ तक कि इन शब्दों तक पहुँचते पहुँचते दोनों जोर से हंस पड़ते हैं। शेखर ने थोड़ी देर बाद गंभीर होते हुए कहा, लेकिन छाया, तुम ही बताओ, तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी कविता क्या होती? तुम तो मेरी कविता हो। छाया ने बड़े गंभीर उल्हना भरे स्वर में कहा, प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री एक कविता है। शेखर ने कहा, क्या मतलब तुम्हारा? छाया ने कहा, कविता तुम्हारे सूने दिलों में संगीत भरती है,
स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। जब पुरुष जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है, तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव ही करे। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ हो ही नहीं। और उसके बाद जब चांदनी बीत जाती है, तब कविता नीरव हो जाती है। तब पुरुष को चट्टानें फिर बुलाती है और वह ऐसे भागता है मानो पिंजरे से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री स्त्री के लिए वही अंधेरा, फिर वही सूनापन। शेखर ने मंद स्वर में कहा, छाया, तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। छाया ने कहा, क्या एक दिन तुम मुझे भी ऐसे छोड़कर ना चले जाओगे? शेखर ने कहा, लेकिन छाया, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? छाया ने कहा, मैं नहीं मान सकती। शेखर बोला, सुनो तो, मेरे लिए तो जीवन में ऐसी सूखी चट्टान थोड़ी ही है। मेरी कविता ही मेरी हरी भरी वाटिका है। मैं उसे प्यार करता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे हृदय में सौंदर्य दिखता है। जिस दिन मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, उस दिन मैं सौंदर्य से दूर हो जाऊंगा, अपनी कविता से दूर हो जाऊंगा। कुछ रुक कर मेरी कविता मर जाएगी। छाया ने कहा, नहीं शेखर, मैं मर जाऊंगी, किंतु तुम्हारी कविता रहेगी, बहुत दिन रहेगी। शेखर ने कहा, मेरी कविता? कुछ देर बाद, छाया, आज मैं तुम्हें एक बड़ी विशेष बात बताने वाला हूँ, एक ऐसा भेद जो अब तक मैंने तुमसे भी छिपा रखा था। छाया ने कहा, रहने दो, तुम ऐसा भेद और ऐसी कहानियां सुनाया ही करते हो। शेखर ने कहा, नहीं। अच्छा, तनिक उस दुशाले को उठाओ। छाया उठाती है, उसके नीचे कुछ है। छाया उस ग्रंथ को हाथ में लेती है, उसे खोलो, क्या है? छाया आश्चर्यचकित होकर, ओह! छाया उलटती जाती है, शेखर की प्रसन्नता बढ़ती जाती है। भोर का तारा, ओफो, यह तुमने कब लिखा? मुझसे छिपकर? शेखर हंसते हुए विजय का सा भाव लेकर बोला, छाया, तुम्हें याद है उस दिन की, जब माधव के साथ मैं तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने इसी भवन में आया था? छाया ने शेखर की ओर थोड़ी देर देखकर फिर कहा, उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ शेखर। उसी दिन तो भैया को तक्षशिला जाने की आज्ञा मिली थी। उसी दिन तो हम और तुम। फिर रुक जाती है। शेखर ने कहा, हाँ छाया, उसी दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना प्रारंभ किया था। गहरे स्वर में, आज वह समाप्त हो गया। छाया ने कहा, शेखर, यह हमारे प्रेम की अमर स्मृति है। शेखर ने कहा, उसे यहाँ लाओ। हाथ में लेकर चाव से खोलता हुआ, भोर का तारा। छाया, यह काव्य बड़ी लगन का फल है। कल मैं इसे सम्राट की सेवा में ले जाऊंगा और फिर जब मैं उस सभा में इसे सुनाना आरंभ करूंगा, उस समय सम्राट गदगद हो जाएंगे और मैं कवियों का सिरमौर हो जाऊंगा। छाया बरसों बाद दुनिया पढ़ेगी, कवि कुल शिरोमणि शेखर कृत भोर का तारा। छाया उसकी ओर एकटक देख रही है, सहसा उसके चेहरे पर चिंता की रेखा खिंच जाती है। शेखर हंस रहा है। छाया कहती है, शेखर, वह हंसे जा रहा है। फिर छाया कहती है, शेखर, शेखर। शेखर की दृष्टि उस पर पड़ती है। फिर शेखर सहसा चुप होकर कहता है, क्यों छाया, क्या हुआ तुमको? छाया चिंतित स्वर में कहती है, शेखर, फिर चुप हो जाती है। शेखर ने कहा, कहो। छाया कहती है, शेखर, तुम इसे संभाल कर रखोगे ना? शेखर ने कहा, बस इतनी सी ही बात। छाया बोली, शेखर, मुझे डर लगता है कि कहीं यह नष्ट ना हो जाए, कोई इसे चुरा ना ले जाए और फिर तुम। फिर शेखर हंसने लगता है, पगली, ऐसा क्यों होने लगा? सोचने से ही डर गई। छाया, तुम्हारे लिए तो आज प्रसन्न होने का दिन है, बहुत प्रसन्न। इधर देखो छाया, हम लोग कितने सुखी हैं। और तुम जानती हो तुम कौन हो? तुम हो तक्षशिला के क्षत्रप देवदत्त की बहन और उज्जैनी के सबसे बड़े कवि शेखर की पत्नी। तक्षशिला का क्षत्रप और उज्जैनी का कवि। फिर वह हंसने लगता है, क्यों छाया? फिर छाया मंद स्वर में कहती है, तुम सच कहते हो शेखर, हम लोग बहुत सुखी है। फिर शेखर कहता है, बहुत सुखी। इसके आगे की एकांकी को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।